अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक दफा फिर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो सकते हैं। यह किसी सहाफ़ी की खबर नहीं बल्कि सदर ट्रंप से यह बयान मंसूब किया जा रहा है। उनका यह कहना है कि ऐन मुमकिन है कि अगले 2 दिनों में दुनिया कुछ बड़ा देखे, यानी एक मुआहदा हो जाए अमेरिका और ईरान के दरमियान। क्या यह मुमकिन हो सकेगा? पाकिस्तान का वंस अगेन इसमें क्या किरदार होगा? इस्लामाबाद तो तैयार है दोबारा दोनों ममालिक को होस्ट करने के लिए, लेकिन क्या ये जो दोनों ममालिक हैं ये तैयार हैं कि अब डील को फाइनल किया जा सकेगा? इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। हमने देखा कि जो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हुए उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसे की कॉल दी थी, लेकिन हुकूमत के कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस कॉल को कैंसिल कर दिया, जलसे को मंसूख कर दिया। और तासुर यही था कि चीजें शायद कुछ बेहतर होंगी और आज इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों से करवा दी जाएगी। लेकिन आज एक दफा फिर हुकूमत की जानिब से मुलाकात नहीं करवाई गई। खान साहब के वकील ने जो खान साहब की फैमिली को बताया उसमें उन्होंने काफी ज्यादा तशवीश का इजहार किया और वो एक दफा फिर ये कह रहे हैं कि उनकी आंख का जो मामला है वो अभी तक सेटल नहीं हुआ और आंख काफी ज्यादा उनकी खराब है और हुकूमत की जानिब से जाती डॉक्टर्स को और फैमिली को रसाई नहीं दी जा रही। इसकी क्या वजह है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में चल के प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे HIV वायरस की। पंजाब के जो तोंसा डिस्ट्रिक्ट है तो वहां से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल से खबरें आ रही हैं कि वहां पे बच्चों के लिए जो सिरिंजें वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं उसमें जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको खातर में नहीं लाया जाता, जिसकी वजह से HIV वायरस वहां पे फैल रहा है। गुज़िश्ता बरस ये खबर पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट की थी, लेकिन अब BBC ने इसको रिपोर्ट किया और उनकी जो फाइंडिंग्स है वो बड़ी परेशान कुन है। तो जिस तरह मैंने कहा कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म कोऑर्डिनेटर जनाब इख्तियार वली साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी मुजम्मल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ हैं। सोहरवर्दी साहब आपका भी शुक्रिया। इख्तियार वली साहब मैं जरा आपसे शुरू कर लूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो अब खुद कह दिया कि पाकिस्तान के ऊपर नजर रखें, जो कुछ भी होगा वहीं पे होगा। कोई चीज हतमी हुई है क्या? दोबारा मुज़ाकरात यहाँ पे शुरू होने वाले हैं? अमेरिका आ रहा है, ईरान आ रहा है, और किस लेवल के ऊपर ये मुज़ाकरात होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अथर भाई। ये अल्लाह का खुसूसी करम है कि पाकिस्तान को अल्लाह जो है वो नवाज रहा है और अल्लाह जो है इज़्ज़तें दे रहा है। तो ट्रंप साहब का ये कहना जो है ये एक अच्छी बात है कि दोबारा मुज़ाकरात हो सकते हैं और अगले 1-2 दिन में हो सकते हैं और वो इस्लामाबाद में ही होंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक वही उस बात की कंटिन्यूएशन है कि जब हम कह रहे थे कि मुज़ाकरात जो है वो उसका एक दौर हुआ, इसका दूसरा दौर अभी होना बाकी है। तो ये दूसरा दौर होगा और अल्लाह करे कि इसमें ये मामला जो है ये मुआहदे तक पहुंच जाए तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। इस मुल्क की हुकूमत आपकी तैयार है दोबारा होस्ट करने के लिए? डेफिनेटली हम तो बिल्कुल तैयार हैं और हमने तो पहले भी होस्ट किया और हमने देखा कि यहाँ पर पूरी दुनिया की नजरें जो थी वो पाकिस्तान पर लग गई थी। और ये काम अगर अल्लाह पाकिस्तान से ले ले तो हमें और क्या चाहिए? ठीक, इज्जत और वकार बढ़ेगा मुल्क का। तो और ये मामला जो है ये एक साइड पे लगेंगे क्योंकि दोनों फरीकैन जो हैं उनको ये बात समझ आ गई है कि जंग किसी मामले का हल नहीं है। किसी न किसी तरीके से तस्वीर तक और सुलह तक पहुंचना होगा। तो अगर ये बात फरीकैन को समझ आ जाती है तो फिर सुलह होना जो है उसमें मुश्किलात खत्म हो जाती है। सो अगेन पाकिस्तान और इस्लामाबाद टॉक्स, इस्लामाबाद रॉक्स। क्या बात है जी। भट्टी साहब आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं और इख्तियार वली साहब क्या कह रहे हैं। दोनों ही बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, इख्तियार वली साहब भी और ट्रंप साहब भी। आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात दोबारा पाकिस्तान में हो सकते हैं? और अभी जो जिस तरह का एक तरह से वो जो मूड है वो बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान का किरदार तारीख साज किरदार है। पाकिस्तान ने जंग में पहले न्यूट्रल रहा और दोनों अतराफ़ को समझाया और ख़ास तौर पर सऊदी अरब और ईरान उसमें कमाल का किरदार अदा किया। फिर सालसी कमाल की और फिर जंग रुकवाई, तबाही रुकवाई। फिर 1979 के बाद पहली दफ़ा इतनी आला सतही मीटिंग करवाई, मुज़ाकरात करवाए ईरान और अमेरिका के दरमियान। और फिर मैं बार बार इस पे कहता आ रहा हूँ कि ये नाकाम नहीं हुए थे, बेनतीजा निकले थे, पेशरफ्त हुई थी।
पेशरफ्त बहुत हुई दोनों अतराफ से, लेकिन एक नतीजे पर नहीं पहुंची। और डेफिनेटली ये पहली मुलाकात में इस तरह का ब्रेक थ्रू नहीं होता। तो कमाल पाकिस्तान का किरदार रहा, और मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र हो रहा है कि जो पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है, जो मेरे मुल्क को इज़्ज़त मिल रही है, और जिस तरह आलम इस्लाम में पाकिस्तान ने आगे बढ़कर ये सारा काम किया। दूसरा, ये जो अभी सदर ट्रंप ने कहा है कि अगला दौर होगा, ये तवक्को की जा रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया यही कह रहा था। द इकोनॉमिस्ट ने तो आज यहाँ तक कह दिया कि सदर ट्रंप दोबारा जंग नहीं करेंगे। वो समझ चुके हैं कि जंग गलत फैसला था, और ये जो उनके सख्त बयानात आ रहे हैं, ये महज दबाव है और पसपाई जो उन्होंने इख्तियार की, उससे दबाव और अपने जो इंटरनल ऑडियंस है उसको सेटल करने के लिए ये था। और इकोनॉमिस्ट ने यह भी लिखा कि साबित हो गया कि महज फौजी ताकत काफ़ी नहीं होती, मौसर हिकमत अमली ना हो तो ताकत का उल्टा नुकसान होता है। अमरीकी मीडिया कह रहा था कि पाकिस्तान ने दूसरे मरहले के लिए बिलमुशाफा मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश की है, और मुज़ाकरात इस्लामाबाद या जनेवा में हो सकते हैं। ये अमरीकी मीडिया कह रहा था 1 घंटा पहले तक। और CNN ने कहा कि मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं बैकडोर पे, और जो बिलमुशाफा हैं उसके लिए तेहरान और वाशिंगटन दोनों तैयार हैं। और ये भी सुना जा रहा था कि ईरान जोहरी प्रोग्राम से पीछे हट रहा है, तर्क नहीं कर रहा, पीछे हट रहा है। वो 5 साल के लिए तर्क करना चाहता है, अमेरिका 20 साल के लिए करवाना चाहता है। मतलब मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात होने वाले हैं, दोनों अतराफ करीब करीब आ रहे हैं। अबनाए हुर्मुज़ है, ये जोहरी प्रोग्राम है, इसके अलावा ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं, इसके अलावा उनका जो खुद मुख्तारी जो तस्लीम करना। और आज ईरान ने पहली दफ़ा ये भी बताया कि 270 अरब डॉलर का उन्हें नुकसान हुआ है इस जंग में। ये जो अमेरिका और इसराइल की बिला जवाज़ ईरान पर मुसल्लत करदा जंग थी, ये जो नंगी जारियत थी, ये जो वहशत बर्बरियत थी, इसमें 270 अरब का नुकसान हुआ। तो बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह करे, मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हो जाएं और ये इंसानियत मजीद तबाही से बच जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी कि इंसानियत तबाही से बचे। लेकिन मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब, अगर ये मुज़ाकरात यहाँ पे होते हैं जुमेरात को या जुम्मे को, तो वज़ीर आज़म साहब के हवाले से तो इतलात आ रही हैं कि कल वो सऊदी अरब जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने तुर्की भी जाना है, फिर कतर का दौरा भी करना है। तो आपको क्या लगता है कि ये मुज़ाकरात किस लेवल पे होंगे? क्या कोई सीनियर लीडर आएगा अमेरिका से? कुछ लोग तो इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि हो सकता है कि सदर ट्रंप आ जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे नोटिस पे उनके लिए आना मुमकिन होगा। लेकिन आप कैसे देखते हैं इसे? मैं ये नहीं मानता कि आना मुमकिन नहीं होगा। अगर वो 2 दिन बाद, अगर वो 4 दिन बाद वापस आने की बात कर रहे हैं, तो फिर JD वैंस आएंगे या प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे। और अगर कोई पीस एग्रीमेंट होता है तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप उसको खुद एनकैश करना चाहेंगे, खुद साइन करना चाहेंगे, वहां मौजूद खुद होना चाहेंगे। वो क्यों ये सेंटर स्टेज किसी और को दें? पहले हमने बोर्ड ऑफ पीस की दफा भी देखा है कि वो खुद सेंटर स्टेज पे रहते हैं। तो मुझे ऐन मुमकिन लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद आए और वो उधर से ईरानियन प्रेसिडेंट भी आए और ये एक हिस्टोरिक मौका हो। ये कोई खारिज इम्कान बात नहीं है कि जब 2 मुल्कों के दरमियान अमन मुआहिदा होने जा रहा हो तो उन मुल्कों के सरबराह आकर उसको साइन ना करें। ये ज्यादा चांसेस तो यही होते हैं कि ऐसे बड़े अमन मुआहिदे जो हैं वो मुल्कों के सरबराह खुद साइन करते हैं और वो खुद करते हैं। तो मुझे तो ज्यादा चांस ये लगता है, लेकिन आगे देखें। नहीं तो JD वैंस आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं। ताहम बात यह है कि अमन मुआहिदा पाकिस्तान में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, और ईरानियंस भी उनके किरदार की तारीफ कर रहे हैं, और अमेरिकन भी उनके किरदार की तारीफ कर रहे हैं, सऊदियंस भी उनके किरदार की तारीफ कर रहे हैं, कतर भी उनके किरदार की तारीफ कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ कि इसी को सफारतकारी कहते हैं। सफारतकारी ये नहीं है कि आप एक साइड ले लें या आप एक तरफ होकर बैठ जाएं। सफारतकारी ये है कि आपने सबके साथ एंगेज होना है और सबको साथ लेकर चलना है, जिसकी शानदार मिसाल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने दुनिया को करके दिखाया है कि आप दोनों फ्रीकैन को साथ लेकर भी चल सकते हैं और 2 जो आपस में जंग लड़ रहे हों उनको भी इकट्ठे बिठा सकते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क़यादत के लिए, पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है और हिस्टोरिक मोमेंट है। अभी भी सब लोग कह रहे थे कि शायद पाकिस्तान में ना हो,
लेकिन आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि पाकिस्तान, हम वहां क्यों जाएं जिस मुल्क का कोई किरदार नहीं है। मेरे ख्याल में वो जेनेवा की बात कर रहे थे कि जेनेवा का कोई किरदार नहीं है, वो वैसे भी यूरोपियन यूनियन से खुश नहीं है, नेटो से खुश नहीं है। तो उनका मौक़िफ़ है कि जिस यूरोप का इस जंग में कोई किरदार नहीं है, जिस यूरोपियन यूनियन का कोई किरदार नहीं है, मुझे वहां जेनेवा जाने की क्या जरूरत है। मेरे ख्याल में ये जो उनका फिक्र है ना कि उस मुल्क में क्यों जाएं जिसका कोई किरदार नहीं है, ये जो चूंकि दूसरा वेन्यू जेनेवा का आ रहा था तो वो जेनेवा के हवाले से बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का एक वाइब्रेंट किरदार सामने आया है और पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार सामने आया है जंग में। और ये जरूरी नहीं कि आप जंग में कोई एक साइड लें। पाकिस्तान ने बताया है कि आप सफारतकारी के जरिए बड़ी से बड़ी जंग भी बंद करा सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, वज़ीर-ए-आज़म साहब जा रहे हैं सऊदी अरब, इख्तियार वली साहब, और उसके बाद कतर का भी कहा जा रहा है और तुर्की का भी कहा जा रहा है। ऑब्वियसली इन सारे ममालिक में भी यकीनन वहाँ पे लीडरशिप से बातचीत होगी। जब ये सारे मुज़ाकरात वगैरह चल रहे थे उस वक्त हमने ये भी देखा कि सऊदी अरब ने ये भी अनाउंस किया कि पाकिस्तान की कुछ जो फोर्सेज वगैरह हैं, एयरफोर्स के कुछ तैयारे वगैरह वहाँ पर तैनात किए गए और उनकी वहाँ पर तैनाती की खबर पाकिस्तानी मीडिया वगैरह में भी आई। और अब वज़ीर-ए-आज़म साहब का वहाँ पर जाना, तो क्या डिस्कस हो रहा है सऊदी अरब की क़यादत के साथ? देखिए, ये जो पीस टॉक्स है ना, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। एट द सेम टाइम आपको जो मुल्क की लीडरशिप अस्करी और सियासी कई महाजों पर आपको इंगेज नजर आती है। कहीं पेट्रोलियम प्राइस साथ लड़ रहे हैं, कहीं बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं, कहीं पे टेररिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, कहीं पे कई महाजों पे उनकी लड़ाई जारी होती है। लेकिन बैकग्राउंड में ये पीस टॉक्स जो हैं, ये डायलॉग, ये मीडिएशन, ये सारी चीजें भी चल रही होती हैं। तो ये एक मुसलसल जोत है और वर्क है, बड़े अरसे से चालू है, शुरू है और ये हो रहा है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है सऊदी अरब का, तुर्की का, कतर का, वो अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ साथ वो अपना दौरा जो है वो भी करेंगे। और फिर ये अगर 2 दिन बाद यहाँ पर पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में टॉक्स होने हैं, तो वो फिर डेफिनेटली मुल्क में मौजूद होंगे और उनकी टीम भी मौजूद है। फील्ड मार्शल का बहुत कलीदी किरदार है इस तमाम मामलात में, इस पूरे सूरत हाल में। उन्होंने अपना बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने किरदार पेश किया। इसहाक डार साहब का बहुत बड़ा रोल है, प्राइम मिनिस्टर का अपना बहुत बड़ा रोल है। तो ये तीनों हमारे जो लोग हैं, फिर इनकी बहुत बड़ी टीम है जो आपको विक्ट्री स्टैंड पे खड़े नजर आ रहे हैं। बहुत सारे उनकी बड़ी मेहनत है इसके पीछे। मुझे यकीन है अल्लाह ताला किसी की मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं करता और ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और ये मैनेज होने लगी हैं। अल्लाह करेगा कि ये मैनेज हो जाएंगी और ये अच्छी खबर जो है ये दुनिया को, ये पाकिस्तान से जाएगी। मैं तो एक सबसे बड़ी बात पाकिस्तान है और फिर उसके बाद पाकिस्तानी होने पे हमें फ़ख्र है। और मुझे तो साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून का कारकुन होने पे भी फ़ख्र है कि हम तारीख में जब इस वक्त हम दुरुस्त सिमत में खड़े हैं, ऐसी जमात के लोग हैं और ऐसे कायद के हम कारकुन हैं कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए इज्जत कमाई और उस रास्ते पर मुल्क को लेकर गए हैं कि वहां से इज्जतें ही समेट। ठीक है। अगर बात की जाए जी सफारतकारी की, तो नो डाउट हुकूमत ने जो किरदार अदा किया पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से मुज़ाकरात हुए, ईरान और अमेरिका को साथ बैठाना, ये कोई छोटा इवेंट नहीं है। और वो भी अमेरिका के नायब सदर को ईरान की क़यादत के साथ यहाँ पे बैठाना, यकीनन पूरी दुनिया ने उसको देखा भी, अप्रिशिएट भी किया और उसको नोट भी किया। लेकिन एक और क्वेश्चन ये है कि जहां पे आलमी सतह पे ये हुकूमत इतनी कामयाबियां हासिल कर रही है, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें क्यों अभी तक वो मामलात हल नहीं हो सके? आज भी इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था लेकिन उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई। इस पे गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। भट्टी साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले वो क्वेश्चन रेज किया कि आलमी सतह पे तो ये हुकूमत बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही है, लेकिन डोमेस्टिक सतह पे वो जो माहौल बेहतर करने वाली बात होती है, और खान साहब से मुलाकात का मसला एक परसिस्टेंट मसला है, आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। आज अलीमा खान साहबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी जो आंख है वो अभी भी ठीक नहीं हुई है। तो इस सारे चीज को आप कैसे देखते हैं कि इसको हुकूमत कैसे डील कर रही है? देखिए, अल्लाह का फजल शामिल हाल है इस मुल्क के साथ और नेक नीति जो इस मुल्क की है कि मार्का हक हो, कमाल अल्लाह के फजल करम से। अफ़गानिस्तान वाला मसला हो तो अल्लाह ने सही डायरेक्शन दी और वही कुछ किया जो इस मुल्क को करना चाहिए था। उसके बाद जंग,
और 56-57 मुल्क हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने ये इज़्ज़त दी और पाकिस्तान आगे बढ़ा और उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया अल्लाह के फजल करम से, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के डंके। और दूसरी तरफ भारत में जैसे सफ़े मातम बिछी हुई है वो भी सब के सामने है। और भारत में जिस तरह भारत तन्हा, जो हमें तन्हा करना चाहता था, खुद तन्हा हो गया है। अब है जो डोमेस्टिक दाखिली जिसमें हमारी मईशत है, हमें, मेरा ख्याल है, अब अपने दोस्तों से कहना चाहिए कि हमें ग्रांट नहीं चाहिए, यानी हमें उधार नहीं चाहिए या वो पैसे नहीं चाहिए कि जो सूद पर रखें, कड़ी शर्तों पर रखें। हमें बहुत, हम आपके मसाइल हल करते हैं, आप हमारे मसले हल करें। और मईशत है, दहशतगर्दी की लहर है, अल्लाह के फजल करम से हमारे जवान लड़ रहे हैं और उसको भी काबू में करेंगे। तीसरा है हमारे फ्रंट पे जो अंदरूनी सियासत है, सियासी अदम इस्तेकाम है, या जो नफ़रत है, या जो तकसीम है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है तो फिर आप दायरों के सफ़र को तोड़ते हैं। ये दायरों का सफ़र अब तोड़ देना चाहिए। बहुत हो गया, हम 78 सालों से यही देख रहे हैं कि जो इक़्तिदार में आता है वो बात पीछे से आगे लेके चला जाता है। जो इक़्तिदार में आने से पहले कुछ और चेहरा होता है, बाद में कुछ और चेहरा होता है, नारे कुछ और मारता है, करता कुछ और है। और वही इलेक्शन, वही अदलिया, वही पीका एक्ट, वही इलेक्शन नायब तरमीम में, वही इलेक्शन एक्ट तरमीम में, वही दीवारों में चुनवा दो। अब इसको ख़त्म होना चाहिए। और जब अल्लाह इज़्ज़त देता है तो देकर जो होती है वो बड़ी आजमाइश होती है। उसमें अल्लाह ताला देखता है कि जब मैं इज़्ज़त देता हूँ, जब मैं मर्तबा देखता हूँ, तो क्या करते हैं आप अपने से कमज़ोर से या उनसे जिनसे आप अच्छा सलूक कर सकते हैं। तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कोई हरज नहीं है। इमरान खान के उनके ज़ाती डॉक्टरों से उनकी मुलाकात करवानी चाहिए, ये इमरान खान का हक़ है। इमरान खान की मर्ज़ी के अस्पताल में चेकअप हो जाना चाहिए। इमरान खान के जो रिपोर्ट्स हैं वो इमरान खान के साथ शेयर होनी चाहिए। और उनकी बहनों को कहें कि आप सियासी गुफ्तगू अगर उन एतराज़ है तो वो ना करें और जाके मिलें। तो ये वो चीज़ें हैं जो अब मेरा ख्याल है जब बंदा अल्लाह इज़्ज़त दे तो ये करनी चाहिए। और वक्त बदलने में कोई देर नहीं लगती। ये दायरों का सफ़र है और हमने देखा कि हर दौर में 4-5 साल पहले क्या सूरत हाल थी, 10 साल पहले क्या थी, 15 साल पहले क्या थी। तो मेरा ख्याल है इस मुहाज पे भी, इस दाखिली सतह पर भी अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान अगर सही डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें अपना हाउस एंड ऑर्डर करना चाहिए और इससे निकल के करना चाहिए कि सारों से गलतियां हुई, सारों ने इन चीज़ों से सीखा। तो अब मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए। ये चीज़ें छोटी चीज़ें हैं, इनको हल करना चाहिए। ठीक है जी। इख्तियार वली साहब वो ये कह रहे हैं कि ये छोटी चीज़ें अब बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, मुलाकात करने दें। देखिए, जहां तक ये दायरों की सफर की बात है ना, तो दायरों का सफर शुरू किसने किया था? किसने राना सनाउल्लाह को पकड़ा था? उस पे 16 किलो हीरोइन किसने डाली थी? ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को 2-2 साल कैद में किसने डाला था? किसने, किन के कहने पर और किन की साजिश और शरारतों पर अहसन इकबाल पे फायरिंग तक करा दी गई थी? ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ? वो सयाही मन्ना याद है आपको? आई विश के ये इस तरह के मशवरे उस वक्त इमरान खान साहब को भी दिए जाते कि ना करें ऐसा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो चेयरमैन नेब थे, एक खातून के जरिए उनको आखिरी दिन तक इतना ब्लैकमेल किया गया कि अपने सियासी मुखालिफिन को दीवारों में चुनवा दिया गया था। पीका एक्ट तो क्या उसके आगे, मतलब जो इनकी दायरे का सफर हमने तो नहीं किया शुरू 2013 में। आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि जो आप लोग कर रहे हैं आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अब जो नैब के जरिए हो रहा है, जो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, तो देखें ना, दायरों का सफर तो इख्तियार वली साहब 30 साल से तो आप जेलों में जा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि तो इमरान खान तो 30 साल पहले सियासत में भी नहीं था। हम तो अगर आप देखें तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद कहो ना कि कुछ बंदे के पुत्र बन गए थे। हम तो इंसानियत के दायरे में रहकर और जमहूरियत के दायरे में रहकर हमने तो सियासत शुरू कर दी थी। एक बंदा आया जिसने कहा कि ये भी चोर है, वो भी चोर है, मैं बड़ा ईमानदार हूं, ये भी ना लायक, वो भी ना लायक, मैं बहुत लायक हूं, ये भी गलत, वो भी गलत, मैं बहुत ठीक हूं, मेरा जैसा कोई है ही नहीं। आज कर्जों की बात अगर होती है तो वो बंदा तो कहता था कि मैं मरते मर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, मैं कर्जे नहीं लूंगा। फिर कितने कर्जे हुए, कहां तक पहुंचे,
वो भी दुनिया ने देखा। लेकिन ये दायरों का सफर अगर शुरू हुआ हमारी पॉलिटिक्स में, हमने अपनी जिंदगी में इसको बंद होते देखा था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इमरान खान ने दोबारा शुरू करा दिया था। और एक बात आपको फिर कहता हूं अथर, ये रिकॉर्ड पे ले आए जी, हमने इमरान खान के खिलाफ अपनी तरफ से कोई इंतकामी कार्रवाई अभी नहीं की है, मां सिवाय अगर आप सिर्फ मुलाकात की बात करते हैं तो 2024 के इलेक्शन से पहले, मैं वही बता रहा हूं, 2024 के इलेक्शन से पहले उनकी मुलाकातें नॉर्मल हुआ करती थी, 2024 के इलेक्शन के बाद भी उनकी मुलाकातें हुआ करती थी। लेकिन वहां से मुलाकात के बाद फिर ट्वीटें भी शुरू हुई फौज के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फिर 9 मई भी हुआ, फिर 26 नवंबर भी हुआ, फिर उसके बाद रियासत के खिलाफ एक कंटिन्यूस एक बयानिया गढ़ना शुरू हुआ। पाकिस्तान का इमेज जो है वो उसको मसख करके दुनिया के आगे रखना शुरू किया गया। अभी ईद पर बेटों से बात करा दी गई, फौरन चले गए जीएसपी प्लस स्टेटस उसको बर्बाद करने के लिए, उनके बेटे वहां पर पहुंच गए। देखिए, अगर हुकूमत जीएसपी प्लस स्टेटस की कंडीशंस को पूरा कर रही है तो हुकूमत को तो कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बताइए, हम करें ना करें वो अलग बात है। क्या नहीं, कोई तो मुल्क दुश्मनी आप कर रहे हैं, पर आप कंडीशंस पूरी नहीं कर रहे। सर देखिए ना, आपने एक मुआहदा किया, मैं बता रहा हूं, तो फिर आपने उसको, मैं बता रहा हूं, मैं करूं ना करूं वो चीजें अगर ना करें तो उसको उठाने के लिए पाकिस्तान के दुश्मन बहुत सारे बैठे हैं। जो काम आप कर रहे हैं ये इजराइल करेगा, जो आप कर रहे हैं ये मोदी करेगा, ये हमारे और बड़े मुखालिफ और हमारे दुश्मन बैठे वो कर लेगा। आपके साथ नहीं जचता। एक तरफ आप जमहूरियत का नाम लेते हैं, फिर आप कहते हैं मुझसे तो ज्यादा कोई पॉपुलर भी नहीं है, मुझसे ज्यादा तो कोई मुहब्बे वतन भी नहीं है, और आप पीठ में जाके खंजर भी घोंपते हैं। तो मेरे ख्याल में अपने मामलात अगर ये दुरुस्त कर लेते ना यार, सबसे बड़ी बात देखो, 9 मई कौन कर सकता है? कोई दुश्मन ही सोच सकता है। ये जब पाकिस्तान पर हमला हुआ था, जो इनका नैरेटिव था वो तो इंडिया का जो मीडिया का जो नैरेटिव था इनका, और वो आप समझते हैं कि ये एक मुल्क दुश्मन जमात है, ये गद्दार जमात है। इस मुल्क में आर्मी चीफ का त्यारा अगवा करने का मुकदमा किस पे हुआ था? क्या आप समझते हैं कि जीएचक्यू पर कोई हमला करे उसको मैं मुहब्बे वतन, आप उसको मान सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। जो रेडियो अदालत में साबित करेंगे ना, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लीन चिट दे दी। तो जो जिनके नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले थे कि जी 20 कॉलें 30 कॉलें, उन सबको तो फारिग कर दिया क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। जो मुलविस नहीं होता, 100 लोगों पर 200 लोगों पर मुकदमा बनता है, सबको सजा नहीं होती, कुछ बेगुनाह होते हैं, कुछ तो जाए ना। आप इनको किसी ने तबलीगी इज्तिमा से थोड़ी उठाया है, कोई रायवेंट से पकड़ कर लाया है इज्तिमा से। 190 मिलियन पाउंड की चोरी का मुकदमा है। ये फॉर्मूला तो इमरान खान ने सेट किया था कि रसीदा कटो, अदालत में जाओ। चले, मैं जरा मुजम्मिल साहब को शामिल करूं। मुजम्मिल साहब, आज मुलाकात का दिन था, मुलाकात नहीं हुई, तो बात हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आलमी सतह पे तो हुकूमत बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही है, मुल्क का सियासी माहौल बेहतर करने में क्यों अब तक नाकाम रही है? आपको मुल्क का सियासी माहौल बेहतर नहीं लग रहा? मुल्क का सियासी माहौल एक मुलाकात पर डिपेंड ठीक लग रहा है? मुलाकात, मुझे तो मुल्क का सियासी माहौल बहुत नॉर्मल लग रहा है। मुझे तो मुल्क में सियासी हम-आहंगी लग रही है, सियासी यकजहती लग रही है। मुझे तो मुल्क का पॉलिटिकल माहौल बिल्कुल ठीक लग रहा है। मुजम्मिल साहब की आवाज थोड़ी सी ऊंची करें जी, आवाज जी। कैरी ऑन मुजम्मिल साहब आप। तो सियासी तौर पर मुझे तो कोई मुल्क में कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं लग रहा। आपके नजदीक पूरा मुल्क जो है वो एक मुलाकात पर है जहां 20 बंदे भी इकट्ठे नहीं होते। आपको लगता है कि अगर वो मुलाकात होगी तो मुल्क में बड़ी सियासत चल पड़ेगी, और मुलाकात नहीं होगी तो सियासत बंद हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि सारा मुल्क जो है वो एक मुलाकात के ऊपर चल रहा है। मुल्क अपना, केपी की हुकूमत अपनी चल रही है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सब जगह अपोजिशन काम कर रही है। मुल्क का सियासी निज़ाम अपना नॉर्मल तरीके से चल रहा है जैसे चलता है। इसमें मुझे तो कोई सियासी निज़ाम में कोई ऐसा भौचाल नजर नहीं आ रहा कि मैं कहूँ कि पाकिस्तान में कुछ सियासी बहरान है, पाकिस्तान में कुछ सियासी अफरा तफरी है, या पाकिस्तान में कुछ सियासी इस वक्त प्रॉब्लम है। मुझे तो नहीं नजर आता। आपको नजर आता है तो आप देख लें। मुझे तो लगता है कि अडियाला इज अ नॉन इशू नाउ। जरा भट्टी साहब को भी शामिल कर लूं। भट्टी साहब, मुल्क का सियासी निजाम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा है, और एक मुलाकात की वजह से तो ये तो नहीं कहा जा सकता जी निजाम ठीक नहीं चल रहा। देखिए, ये वो मौका है जो पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद है। ये वो मौका है
ये वो मौका है कि जहां हमें एक होने की ज़रूरत है। ये वो मौका है कि जहां हमें अपनी खुशी सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। अगर मुझे दोनों भाइयों की राय से का मैं एहतराम है, अगर उन एक को नहीं लगता कि अडयाला वो कहते हैं कि इररेलेवेंट हो गया है, तो कोई बात नहीं, मुझे एहतराम है। और इसी तरह इख्तियार भाई कह रहे हैं कि ये दायरों का सफ़र हमने नहीं शुरू किया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये हर दौर के हुक्मरानों की यही ज़ुबान थी। हर दौर में हमने यही देखा कि कौन सा भाई क्या तीर मारा है, कौन सा नवाज शरीफ साहब जेल में थे, वो कहते थे कौन सी कोट लखपत जेल में मरियम नवाज साहबा भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं और शहबाज शरीफ साहब भी हैं, आगे से सड़क गुजर रही है और उस पर ट्रैफिक रवां दवां, ये हमने सुना। और फिर ये हमने सुना जो दो पार्टियां आज बैठी हुई हैं, इन्होंने जो एक खेल खेला था पिछले 20-25 साल से, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे कायम करने का, एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करार देने का, एक दूसरे को गद्दार करार देने का, एक दूसरे को चोर और डाकू कहने का, तो ये जो मिसाके जमहूरियत है, इसकी सबसे बड़ी वायलेशन किसने की? दोनों पार्टियों ने इन मिसाके जमहूरियत में था क्या? मिसाके जमहूरियत में था कि कोई इलेक्शन चोरी नहीं करेगा, कोई दीवार फलांग कर इक्तदार में नहीं आएगा, कोई दूसरे का मैंडेट चोरी नहीं करेगा, कोई दूसरे को दीवार से नहीं चुनवाएगा, कोई दूसरे पर झूठे मुकदमे नहीं बनवाएगा, कोई दूसरे के जीना हराम नहीं करेगा, और आज़ाद अदलिया होगी, आज़ादी इज़हार राय होगा, और ये जो जमहूरियत है और ये जो पार्लियामेंट का तकद्दुस है और ये जो वोट की इज्जत है, ये सरबुलंद रहेगा। तो ये किसने किया है? ये मिसाके जमहूरियत वालों ने किया है ना। और पीडीएम के 26 नुकात भी हमारे सामने, असली और वदिया जमहूरियत। तो मैं मेरे भाई को अगर पसंद नहीं आई कि मैंने मशवरे नहीं दे, तो मैं तो अगर जब वक्त बदलेगा तो उनको भी मशवरे दूंगा कि बस कर दें यार, ये मुल्क 25 करोड़ का मुल्क है, खुदा के लिए चंद लोगों का मुल्क थोड़ी है, ये हम सारों का मुल्क है यार। अब अगर डायरेक्शन राइट पे है तो मईशत बेहतर करें, जो मसाइल हल करने वाले हैं, तालीम पे फोकस करें, गुर्बत पे फोकस करें। लोग तंग आ गए हैं कि तू भी चोर नहीं, तू डाकू नहीं, तू डाकू। अगर ये दायरों का सफर शुरू रखना है तो ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं। मैंने तो नहीं वजीर बनना जाके आगे, ना मैंने कोई ओहदा लेना है, ना मुझे कोई किसी की है कि कोई अंदर है कोई बाहर है। हाँ, ये जरूर है कि अगर इमरान खान, आज मेरे भाई कह रहे हैं ना कि उन्होंने जो कुछ किया वो भुगत रहे हैं, तो जो कुछ आज हुआ है ये पहले कभी नहीं हुआ था इतने ओपन तरीके से, जो पिछले 4 सालों में हो चुका है। इतना मैंने नहीं देखा, इतने ओपन तरीके से, इतने नंगे तरीके से सारा कुछ हुआ। तो ये भी तो किसी ने भुगतना है, और जब वो भुगतेंगे उस वक्त भी मुझे दुख होगा, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, दुख होगा, क्योंकि मेरा पाकिस्तान दायरों में घूमने के लिए नहीं है। सिर्फ 20 सेकंड है आप। जो कुछ इमरान खान साहब के दौर में हुआ था, मेरे ख्याल में उसकी मिसाल आपकी 75 साल तारीख में कहीं नहीं मिलती। आज जिस सफारती महाज पर पाकिस्तान को इज्जतें मिल रही हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत जब बनी थी तो पहला वफद कुवैत से आया था, और कुवैत के वफद ने जाते हुए ये कह दिया था, मीडिया के साथ बात करते हुए, कि हमारे बटवे चुराए गए हैं। ठीक है, तो देख लें कि कितना बड़ा फर्क आ गया है। तो मत कहें कि जो आज हो रहा है क्या हुआ है, जो उस वक्त हुआ था वो पाकिस्तान का बदतरीन और स्याह बाप था। मेरे ख्याल में जिन्होंने किया है उनको माफी मांग लेनी चाहिए। 9 मई पर भी पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाने के, रियासत के खिलाफ गलत बयानी गढ़ने पर माफी मांग ले, इकबाल जुर्म कर ले, शायद रास्ते खुल जाए। चलें, इख्तियार वली साहब, इरशाद भट्टी साहब, मुजम्मल सोहरावर्दी साहब, आप तीनों शख्सियात का शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अब जरा बात कर लेते हैं तौंसा में बच्चों में HIV वायरस के हवाले से। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर सामने आई थी कि नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के दरमियान 331 ऐसे केस सामने आए जिनमें बच्चों में HIV वायरस पॉजिटिव आया, और उसकी बुनियादी वजह यह बताई गई कि वहां पे जो सरकारी अस्पताल है उसके अंदर जो सिरिंजेस वगैरह इस्तेमाल की जा रही थी उनमें ख्याल नहीं रखा जा रहा था, और एक सिरिंज को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा था, और फिर उधर एक्शन भी लिया गया, कुछ लोगों को मुअत्तल भी किया गया, पंजाब की इंतजामिया भी वहां पे पहुंची। लेकिन अब BBC की तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि वहां पे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौंसा में दोबारा
इस्तेमाल शुदा सरिंजें जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों के ऊपर, जिसकी वजह से मजीद वायरस के फैलने का खतरा है। इस सारी स्टोरी को कवर किया बीबीसी की सहाफी हैं फरद जावेद रुबानी साहिबा, वो मेरे साथ मौजूद हैं। फरद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जरा ये बताइएगा कि आप लोगों ने वहां पे क्या देखा, तौसा अस्पताल में क्या देखा, कितना अरसा इस स्टोरी के ऊपर लगाया और क्या उसकी तफसीलात सामने आई? अच्छा, बेसिकली हमारी एक जर्नलिस्ट हैं गजल अब्बासी लंदन में, जिन्होंने इसको फिल्म किया और इस पे काम किया। और हमें जो सबसे पहले टिप ऑफ मिला, एक लोकल जर्नलिस्ट हैं ज़ुबैर, मोहम्मद ज़ुबैर, उनकी तरफ से मार्च 2025 में आपको याद होगा तौसा हॉस्पिटल में जब ये केसेस सामने आने शुरू हुए थे, तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसका नोटिस लिया था और उन्होंने जो हॉस्पिटल के एमएस थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था और ये भी कहा था कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन सख्त की जाएगी। लेकिन फिर हमें ये टिप ऑफ दी गई कि ऐसा नहीं हो रहा उसके कुछ महीनों के बाद। तो तकरीबन 6 महीनों के बाद हमने वहाँ नवंबर 2025 के और दिसंबर, इन 2 महीनों में हमने कुछ हफ्तों के लिए वहाँ सीक्रेट फिल्मिंग हमें की, जब हमें ये पता चला कि वहाँ पर जो एक्शंस लेने का प्रॉमिस किया गया था गवर्नमेंट ने, वो नहीं लिए गए और जो वायरस है HIV का वो फैलता जा रहा है। तो वो 2 महीने हमने इसमें सीक्रेट फिल्मिंग की। उसके अलावा इस पर रिसर्च और बाकी सब काम तो चलता रहा। ऑलमोस्ट 6 months का टोटल इस पे पीरियड लगा है सारी। तो उस फिल्मिंग में ये चीज नजर आई कि सिरिंजेस को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ मखसूस किस्म की सिरिंजेस होती हैं, ये भी कहा जाता है कि वो सप्लाई ना की जाए या उनको इस्तेमाल ना किया जाए। उस हवाले से भी कुछ तहकीकात आप लोगों ने की? बिल्कुल, जो हमारी सीक्रेट फिल्मिंग भी थी, तकरीबन 32 आवर्स की हमारी फिल्मिंग थी, जिसमें हमने देखा कि 10 मरतबा सिरिंजेस जो हैं, इस्तेमाल शुदा सिरिंज जो है वो दोबारा इस्तेमाल की गई। 4 मरतबा हमने देखा वायल्स जो दवाई होती है जिससे सिरिंज को एक इंजेक्शन को भरा जाता है, वो दोबारा इस्तेमाल हुई। 66 मौकों पे हमने देखा कि स्टाफ और इवन डॉक्टर भी जो बगैर ग्लव्स लगाए बच्चों को इंजेक्शंस लगा रहे थे और वायल्स और इंजेक्शंस जो है काउंटर्स पे पड़े हुए हमने देखे। एक नर्स, जो अगर आप वीडियो देखें तो आप देखेंगे कि एक नर्स उसमें यूज्ड सिरिंज निकाल के अपने साथी को दे रही हैं, जो बज़ाहिर किसी और बच्चे पे इस्तेमाल करने के लिए। तो ये तमाम मैल प्रैक्टिसेस जो हैं, ये बहुत सीरियस खिलाफ वर्जी है पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं पर भी मेडिकल के शोबे में इन्फेक्शन कंट्रोल के जो भी इंतजामात होते हैं। और फिर गवर्नमेंट ने जो इंक्वायरी भी करवाई, उसमें भी अगर हम देखें, जो मार्च में भी इंक्वायरी हुई थी, उस वक्त यूनिसेफ के साथ मिलकर करवाई थी, उसकी रिपोर्ट बीबीसी ने हासिल की और उसमें भी गवर्नमेंट ने ये एडमिट किया था कि जो उस वक्त तक नंबर था उनमें से 106 बच्चों को पे सिरिंजेस जो है वो रीयूज हुई हैं, तो उनको इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि कोई खास इम्प्लीमेंटेशन वगैरह नजर नहीं आ रही। कोई मजीद नए केसेस इसके नतीजे में सामने रिपोर्ट हुए? बिल्कुल, मुसलसल अभी 1 महीना पहले तक भी केसेस जो हैं रिपोर्ट हो रहे थे। आज हम देख रहे हैं कि सिंध में भी तकरीबन एक रिपोर्ट मैंने खबर देखी कि सिंध में भी हर हफ्ते बच्चों में डायग्नोज हो रहे हैं। हम रत्तो डेरो गए जहां 2019 में HIV की आउटब्रेक हुई थी, वहां पर अब भी बच्चों में केसेस जो हैं वो डायग्नोज हो रहे हैं। और ये मोस्टली जो सरकारी अस्पतालों में बच्चों को ले जाया जाता है पंजाब और सिंध में, ये उधर की आप बात करें? देखिए, इस हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, तौसा में जो है इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल है। कराची में इन्हीं दिनों जब हम ये तौसा की फिल्मिंग कर रहे थे, तो कराची में वली हॉस्पिटल है, विच इज ऑल्सो अ सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहां पर भी इसी तरह बच्चों में उस वक्त 1 महीने के दौरान 70 बच्चे थे जिनमें HIV डायग्नोज हुआ था और 4 से 5 बच्चे जो हैं जिनकी डेथ हो चुकी थी, ये कराची में। अच्छा, ये जो बच्चे हैं चाहे तौसा में हो या कराची में, क्या इनके वालिदैन को भी HIV है? या दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमने जो रिसर्च की उसमें हमने 97 पेरेंट्स जो थे उनको जो राजी हुए अपने टेस्ट करवाने पे, उनमें से सिर्फ 4 ऐसे बच्चे थे जिनकी वालदा को HIV पॉजिटिव था। इसके अलावा बाकी तमाम बच्चों के वालिदैन बिल्कुल ठीक थे, HIV नेगेटिव थे। और ये वो बच्चे हैं जो बहुत कम उम्र के हैं, मतलब पैदाइश के बाद से 3 से 4 साल की उम्र के 5 साल की उम्र तक के बच्चे होंगे, जिन बच्चों को किसी और जरिए से लग नहीं सकता। उनकी ये ब्लड ट्रांसमिशन जो हुई है वो इन्फेक्टेड थी या उनको सिरिंजेस ऐसी लगी जिनमें इन्फेक्शन, जिनकी वजह से उनको इन्फेक्शन हुआ। तो कोई और वजह जो कि HIV की हो सकती है वो उन बच्चों में नहीं हो सकती। ठीक। अच्छा, जो पहले वहां पे तौसा में सरकारी अस्पताल में MS थे, उस वक्त हुकूमत ने एक्शन लिया था और उनको मुअत्तल कर दिया था।
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मैं देख रहा था कि क्या वो जो एमएस हैं उनको दोबारा किसी और अस्पताल में तैनात कर दिया गया? बिल्कुल, मार्च 2025 में जब हुकूमत ने एक हवाला दिया कि 106 केसेस हैं जिनको सिरिंजेस की वजह से उनको बीमारी लगी, तो उस वक्त हॉस्पिटल के एमएस थे डॉक्टर तैयब फारूक चांडिया, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन फिर कुछ ही महीनों के बाद हमने देखा कि उनको वहीं एक रूरल हेल्थ सेंटर है जिसका हेड उनको तैनात कर दिया गया, और एक मरतबा फिर बच्चे जो हैं वो उनकी केयर में हैं। हमने डोर स्टेपिंग की, हमने उनसे क्वेश्चंस पूछे, हमने उनसे पूछा कि क्या आप जिम्मेदारी कबूल करते हैं, जिसको उन्होंने इनकार किया। और उनका ये कहना था कि उनका हॉस्पिटल जो है वो ऐसे किसी भी मसले में इन्वॉल्व नहीं था, और गवर्नमेंट ने भी यही कहा है कि उनके पास ऐसे सबूत नहीं है कि वाज़ेह तौर पर THQ को रिस्पांसिबल करार दें। जरा मेरे पास 20 सेकंड है। फेक वीडियोस और AI वीडियोस का जिक्र भी किया जा रहा है अस्पताल की इंतजामिया की जानिब तो से। यही जो सीक्रेट फिल्मिंग हमने की है, जब हमने अब जो करंट MS हैं THQ के नौसा के, उनके सामने जब रखी तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिसेस हो रही थी इस टाइम पे वो MS थे। तो उन्होंने कहा कि या तो ये आपकी फेक वीडियो है या ये डॉक्टर्ड है, इंजीनियर्ड है, विच इज नॉट ट्रू। ऑफ कोर्स हमने बहुत डिटेल में वहां पे काम किया हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने डिनाई किया इसको। और बीबीसी ने पूरी एक प्रेस रिलीज भी इसके ऊपर जारी की। फरहत, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। सोशल मीडिया पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।